अभिमन्यु अपने पिता की ओर देख थोड़ा सा उदास हुआ और दूसरी गाड़ियों की तरफ चल दिया। नमस्ते युवराज अभिमन्यु, एक सैनिक ने अभिवादन किया। कुछ ताजी हवा चाहिए लगता है आपको, एक और ने उसका अभिवादन करते हुए पूछा। अभिमन्यु इन पहरेदारों पर बाकी लोगों से ज्यादा भरोसा करता था। दूसरी गाड़ी पर चढ़ने से पहले उसने मुस्कुराकर हाँ में उत्तर दिया। मान्या की मां श्रीमती पार्वती गाड़ी चला रही थी। वे अधेड़ उम्र की महिला थी और अब आकर्षक नहीं दिखती थी। अभिमन्यु उनके चेहरे पर झुर्रियां साफ देख पा रहा था। वो अपने 40वें दशक के मध्य में किसी भी अन्य औसत औरत की तरह दिखती थी। युवराज अभिमन्यु, आप यहाँ? श्रीमती पार्वती मुस्कुराई और अभिवादन किया। हाँ, क्या वे तैयार हैं? अभिमन्यु ने दरवाजा खोला और पूछा। मैंने सुना है कि वो तैयार है, श्रीमती पार्वती ने उत्तर दिया। अच्छा। अभिमन्यु ने सिर हिलाया और गाड़ी के अंदर चला गया। गाड़ी बड़ी थी। अभिमन्यु के पिछले जन्म में ये एक बड़े बेडरूम जैसा था। मान्या, सौम्या, श्रीमती पार्वती सहित कुल 10 लोग आसानी से एक साथ गाड़ी में रह सकते थे। अभिमन्यु को पहली बार उन गाड़ियों में से एक को देखकर आश्चर्य हुआ था, लेकिन वो इसका कारण समझ गया था जब उसने महसूस किया कि यहाँ एक घोड़े का आकार भी उसके पिछले जन्म के सामान्य घोड़े से लगभग 2 गुना था। गाड़ी में मान्या और सौम्या कोने में तोड़े हुए फूलों को व्यवस्थित कर रही थी। उन्होंने रास्ते में मिले कीड़ों और फलों दोनों को जमा करके कोने में रखा हुआ था। वो कोना बाकी जगहों के मुकाबले बहुत ज्यादा रंगीन नजर आ रहा था। अभिमन्यु ने चारों ओर देखा। उसे कुछ और लोग दूसरे कोने में बैठे नजर आए। मान्या और सौम्या के अलावा मान्या के पिता, सौम्या की मां और भवानी सिंह के 3 अन्य बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। बच्चे कुछ खिलौनों के साथ खेल रहे थे। गाड़ी में कपिल नाम का एक डॉक्टर भी सो रहा था। 3 बच्चे अभिमन्यु के भाई और बहन थे। जब उन्होंने अभिमन्यु को अंदर जाते देखा तो उन्होंने अभिवादन करने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। ये उसके प्रति सम्मान का प्रदर्शन था, खासकर जब से उन्हें इस बात का पता चला था कि अभिमन्यु कितना ताकतवर योद्धा है। अभिमन्यु! सौम्या और मान्या अपने हाथों में बैंगनी रंग के फूलों के साथ अभिवादन करने के लिए उसके पास आई। तो कितनी चीजें जमा हुई? कोने में यहां वहां रखी चीजों की ओर नजर टहलाते हुए अभिमन्यु ने पूछा। जैसा कि आपने आदेश दिया, हमने इन दिनों सैकड़ों विभिन्न पौधों और कीड़ों को एकत्रित किया है। यहाँ जहरीली चीजों के अलावा सब कुछ है। इससे पहले कि सौम्या कुछ बोल पाती, मान्या ने जल्दी से गर्व से जवाब दिया। अच्छा, आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, शाबाश। ऐसा कहकर उसने मान्या के नितंबों को छुआ तथा सौम्या को होंठों पर चूमा। उसने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की कि देखने वाले क्या सोचेंगे। आप दोनों अब आराम कर सकती हैं। अभिमन्यु उन पौधों और कीड़ों को एक बड़े बैग में डालकर गाड़ी से कूद गया और आखिरी गाड़ी में जा चढ़ा। आखिरी गाड़ी का गाड़ीवान स्वयं सेनापति रुद्र था। उस गाड़ी में और कोई नहीं था। वो हर तरह का राशन जैसे भोजन और पानी जैसी चीजें ले जा रहा था। क्या मेरे पिता हाल ही में इस गाड़ी में मालिनी जी के साथ आए थे? अभिमन्यु ने पूछा। आजकल भवानी सिंह बहुत उदास लग रहे हैं और युवराज अभिमन्यु, मुझे लगता है कि आपको उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए। रुद्र ने सिर हिलाया और कहा। अभिमन्यु ने हामी भरी। मालिनी भवानी सिंह की बहुत सारी पत्नियों में से एक थी। वो बुद्धिमान और आकर्षक थी। महल में कई खूबसूरत महिलाएं थी, लेकिन जब भवानी सिंह को महल छोड़ना पड़ा तब भवानी सिंह ने केवल मालिनी के साथ रहने का फैसला किया। उसके बाद से भवानी सिंह मालिनी को और अधिक पसंद करने लगे। जब भवानी सिंह महल में थे तो वो हमेशा अपने चाहने वालों से घिरे होते थे और बाकी रानियों के होते हुए उन्होंने मालिनी की ओर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें हमेशा भवानी सिंह की उपेक्षा का शिकार होना पड़ा था। पर जब बाकी सभी ने उनका साथ छोड़ दिया तो सिर्फ एक इन्होंने ही अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, ये जानते हुए भी कि उनका भविष्य और जीवन दोनों आगे की राह में भवानी सिंह के साथ सुरक्षित नहीं है। इसलिए भवानी सिंह अपनी गलती को सुधारना चाहते थे और वो अपना काफी समय अपनी
अपनी पत्नी को देने लगे थे। कुछ दिनों पहले ही दोनों ने तीसरी गाड़ी में कुछ अच्छा समय बिताया था, पर अभिमन्यु के घायल होने के बाद से भवानी सिंह इस ओर नहीं आए। पिताजी फिलहाल थोड़े तनाव में हैं, लेकिन चिंता मत करो, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, अभिमन्यु ने कहा। रुद्र ने आह भरी और बात करना बंद कर दिया। रुद्र भवानी सिंह को अपना गुरु मानता था और वो उन्हीं की तरह बनना चाहता था। भवानी सिंह द्वारा जिंदगी भर किया गया संघर्ष उसके लिए हमेशा से प्रेरणा का स्रोत था और इसलिए राज्य की सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर उसने भवानी सिंह के साथ जाना स्वीकार किया। अपने महाराज को दुखी देख उसका मन भी दुखी था। अभिमन्यु ने पीछे गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी के अंदर दाखिल हुआ। सामान के अलावा बीच में थोड़ी खाली जगह थी। अभिमन्यु बीच में रखे एक लकड़ी के बक्से पर जाकर बैठ गया। सौम्या और मान्या के पास से लाए हुए बैग में से उसने कुछ बैंगनी पत्ते निकाले और अपने मुंह में डालिए। उन पत्तों को चबाने के बाद अभिमन्यु ने अजीब शक्लें बनाई क्योंकि उसका स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं था। थोड़ी देर बाद वो चिढ़ा हुआ दिख रहा था क्योंकि उसने जल्दी जल्दी में वो सारा कुछ अपने कपड़ों पर ही थूक दिया था। उसके बाद अभिमन्यु ने एक बड़े रंग के कीड़े को पकड़ा जिसके बहुत सारे छोटे छोटे पैर और 2 सिर थे। वो दिखने में एक कांटेदार पेड़ की किसी शाखा की तरह लग रहा था और उसकी त्वचा पर बहुत सारी झुर्रियां थी। देखने में तो वो बहुत ही अनुपयोगी लग रहा था। दरअसल घायल होने के बाद से खुद की ताकत को बढ़ाने की उसकी ललक और बढ़ गई थी और वो समझ चुका था कि हर बार भगवान साथ नहीं देंगे। उसे जिंदा रहने के लिए हमेशा खुद को बेहतर बनाने की जरूरत थी। उसने थोड़ी ताकत लगाकर कीड़े को दबाया और वो कीड़ा 1 सेकंड में मर गया। उसके शरीर से उसका कुछ हरा रस निकला। अभिमन्यु ने अपनी उंगली को रस में डुबोया और मुंह में डाल लिया। बकवास! अभिमन्यु की भौहें सिकुड़ गईं और वो निराश हुआ। वो एक एक करके बैग में से सारे कीड़ों और फलों की जांच करता रहा, जिसमें थोड़ा समय लगा। चलो कम से कम 2 काम के मिले, अभिमन्यु ने हल्के स्वर में कहा। उसने कुछ काले जामुन वापस बैग में डाल लिए और कुछ त्रिकोण पत्ते भी। उसने इतने दिनों में लगभग 20 अलग अलग चीजों की खोज की थी जो उसकी विशेषताओं को बढ़ा सकती थी। इन 20 को उसने लगभग 1000 फल, फूल और कीड़ों को आजमाने के बाद चुना था। 20 में से 4 का कोई साइड इफेक्ट नहीं था, जबकि अन्य सभी में कुछ ना कुछ ऐसा था जो अभिमन्यु को बीमार कर सकता था। इसलिए वो केवल 4 को अपने साथ ले गया। हालांकि सभी जानकारी अभी भी बेकार के नाम से चिप में संग्रहित थी। दरअसल वो केवल अपने डेटाबेस में उन चीजों को जोड़ना चाहता था जो बाद में उसके लिए उपयोगी साबित हो सकती थी। कितनी जानकारी दर्ज की गई जीरो? अभिमन्यु ने पूछा। लगभग 2341 प्रकार के पौधे, 49 प्रकार के कीड़े, 21 प्रकार के जंतु, जीरो ने ठीक ठीक बताया। बहुत हो गया। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और सोचने लगा। अभिमन्यु, क्या आप अंदर हैं? बाहर से मान्या की आवाज आई। अंदर आ जाइए। अभिमन्यु ने सोचना बंद किया और कहा। एक लड़की जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। मान्या का शरीर उसकी उम्र के हिसाब से बहुत आकर्षक लग रहा था। 17 साल में ही वो किसी 19 साल की मदहोश जवानी से भरी हुई एक लड़की की तरह लग रही थी। उसके बड़े बड़े स्तन और लगभग उसी अनुपात में उभरे हुए नितंब और एकदम कटीली पतली कमर उसके प्रति आकर्षण में और इजाफा करती थी। वो किसी रोमांटिक कवि की कल्पना की तरह लगती थी। उसे देखकर कोई भी नौजवान या कोई भी मर्द अपनी सारी मर्दानगी बगल में रख उसके कदमों में गिरकर यौवन की भीख मांगने से खुद को रोक नहीं पाएगा। उसने केवल एक भूरा वन पीस और एक जोड़ी जूते पहने हुए थे, लेकिन फिर भी वो सब दिखाने में बखूबी कामयाब हो रही थी जिस पर उसे गर्व था। वो गाड़ी पर चढ़ने के लिए कूदी और कूदते वक्त उसके स्तनों में आए उछाल को देखकर अभिमन्यु का मुंह खुला का खुला रह गया। वो सोचने लगा कि इतने बड़े तो पिताजी की पत्नी मालिनी के भी नहीं है। उसके पैर गोरे थे और
वे सूरज की रोशनी में और चमकदार लग रहे थे। युवराज अभिमन्यु, मैं यहाँ कपड़े बदलने आई हूँ। मान्या की आवाज सुनकर अभिमन्यु कामदेव के चंगुल से थोड़ा सा छूटकर अपनी चेतना में वापस आया। अच्छा, कपड़े बदलने हैं? वो मान्या के कान के पास फुसफुसाया। अभिमन्यु को थोड़ी उत्तेजना महसूस हुई, लेकिन उसने फिर भी मान्या को अपने सामने बैठने के लिए कहा। सच कहूं तो मुझे अंडरवियर बदलना है। मान्या शर्मा रही थी। जाहिर है उसकी मंशा साफ थी। अभिमन्यु उसके थोड़ा और नजदीक गया और वन पीस के ऊपर ही अंडरवियर पर हाथ फेरने लगा। मान्या कामुक सिसकियां लेने लगी। अभिमन्यु ने फिर उसके बालों पे हाथ फेरे और उसके बालों से आती हुई जसवंती के फूल जैसी महक को सूंघा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं, तुम कपड़े बदल लो। अभिमन्यु मुस्कुराया और उसने कहा, क्या आप अंडरवियर बदलने में मेरी मदद नहीं करेंगे? मान्या ने अपना सिर हिलाया। उसके हाव भाव बहुत शर्मीले थे। अभिमन्यु का एक बार तो मन हुआ कि आज वो अपने सारे बांधों को एक बार फिर से तोड़ दे, पर उसे अपने लक्ष्य से बहुत अधिक प्रेम था। उसे लगता था कि ये सारी चीजें लक्ष्य और उसके बीच में आने वाली बाधाएं हैं, और ऐसा करके वो खुद को कमजोर बना लेगा जैसा कि वो पहले था। खासकर उस अंतिम झड़प के बाद जिसमें वो मरते मरते बचा था, उसका सारा अभिमान और आत्मविश्वास धराशायी हो गया था। उसे इस बात की बार बार अनुभूति होती थी कि वो अब भी कितना कमजोर है। उसे एक ताकतवर योद्धा बनने के लिए बहुत अधिक तपस्या करने की जरूरत थी, और सिर्फ थोड़ी देर की संतुष्टि के लिए वो खुद को ऐसे बिखरने नहीं दे सकता था। 2 महीने बाद अंतहीन से दिखने वाले मैदान में कहीं तलवारों के बीच उड़ते हुए चील के प्रतीक चिन्ह वाली 3 काली गाड़ियां हवा को चीरती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। दोपहर होते ही सूरज अपने चरम पर था। आकाश में बहुत सारे बादल सूरज की रोशनी को किसी तरह ढकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। वातावरण में चारों तरफ गर्म हवा बह रही थी। अभिमन्यु आगे वाली गाड़ी में लेटे हुए खिड़की से बाहर कहीं दूर देख रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वो किसी गहन सोच में डूबा हुआ है। दरअसल उसे अपने स्वास्थ्य की बहुत फिक्र हो रही थी। उसने फायदेमंद सभी फलों, फूलों और कीड़ों को सही अनुपात में खाना शुरू कर दिया था, पर उन सब से भी बहुत अधिक लाभ दिखता नजर नहीं आ रहा था। पिछली लड़ाई के बाद उसकी मांसपेशियों और हड्डियों में बहुत अधिक चोटें आई थी, और जीरो के अनुसार उसे कम से कम ठीक होने में 1 महीना और लगना था। उसे ये चिंता खाई जा रही थी कि क्या हो अगर इस बीच ताकतवर डाकुओं का उनके कारवां से आमना सामना हो जाए। अभिमन्यु का खिड़की के पास बैठकर अपने आसपास के माहौल पर गौर करना तथा यहां वहां से आने वाली आवाजों पर ध्यान जमाकर जीरो की सहायता से होने वाले संभावित डाकुओं के हमलों से गाड़ी की दिशा बदलकर बचना एक कारगर युक्ति साबित हो रही थी। उन्हें कई डाकुओं के झुंड से लोहा लेना पड़ा, पर भवानी सिंह ने इन छोटे डाकुओं का आसानी से सफाया कर दिया, और बड़े तथा शक्तिशाली डाकुओं के जत्थे से अभिमन्यु की चेतावनी और दिशा बदलकर दूसरे रास्ते से जाने के कारण बचा जा सका। डाकुओं के साथ हुई कुछ 5-6 मुठभेड़ चौहान परिवार के लिए बहुत बुरी रही। उनमें से एक मुठभेड़ में एक तीर सीधा भवानी सिंह के छोटे बेटे के गले में आकर लगी और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। ये उनका डाकुओं के साथ सबसे खराब अनुभव रहा। एक ऐसी ही मुठभेड़ में एक तीर अभिमन्यु को भी लग गई थी, पर जीरो की सहायता से अपनी आंख की ओर आती हुई तीर को उसने अपने पंजों से रोक लिया था। अभिमन्यु का काफिला बहुत भाग्यशाली था कि ऐसे तीरंदाज घुड़सवार डाकुओं के झुंड से अभी तक उनका सामना नहीं हुआ था। अगर ऐसा होता तो काफिले के साथ साथ वो सब भी दुनिया से विदा ले चुके होते। रास्ते में अभिमन्यु का कारवां ऐसे युद्ध मैदानों से भी गुजरा जहां पर कई सारे मानव कंकाल और लाशें पड़ी हुई थी। उन्हें देखकर साफ पता चलता था कि युद्ध कितना घमासान हुआ होगा। भवानी सिंह हर लाश की जांच करते थे। उन्हें कई बार तो कुछ जाने पहचाने चेहरे भी दिखाई दिए। उन विभत्स दृश्यों को देखकर उनके कारवां में बैठे लोग बहुत डर गए थे।
और अभिमन्यु भी दहशत से भर गया कि अगर उसके पास चिप नहीं होता तो उसका क्या हुआ होता। फिर भी वो अपनी धुन में लगा है। क्या इतनी लगन, समर्पण और त्याग अभिमन्यु के काम आएगी? क्या वो हासिल कर पाएगा जो उसे सच में चाहिए? और इसमें अभी और कितनी बाधाएं उसे पार करनी होंगी। आखिरकार अभिमन्यु ये समझ गया था कि ताकतवर होने के साथ साथ वो बहुत खुशनसीब भी है। पिछले कुछ दिनों की हुई लड़ाई में उसने अपनी तलवार और तीर की बदौलत लगभग 28 डाकुओं को मार गिराया था और ये अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन घुड़सवार तीरंदाजों का सामना वो नहीं कर सकता था। ऐसे ही एक झड़प में उसने एक डाकुओं के जत्थों में से 15 डाकुओं को मार गिराया, पर उसमें घुड़सवार तीरंदाज भी शामिल थे, जिनकी वजह से एक तीर अभिमन्यु के दाहिने हाथ में आकर लगा। घुड़सवार तीरंदाज बहुत फुर्तीले और चुस्त होते हैं और अभिमन्यु द्वारा छोड़ी गई तीरों को वो आसानी से चकमा दे देते थे। पर जीरो की मदद से किसी तरह उसने इतने सारे डाकुओं को मारने में सफलता हासिल की। उन पर डाकुओं के वेश में सैनिकों ने भी हमला किया था और वो सब उच्च स्तर के शूरवीर थे। उनसे हुई मुठभेड़ में भवानी सिंह के कारवां के 8 सैनिक शहीद हो चुके थे, पर अभिमन्यु और भवानी सिंह ने अद्भुत पराक्रम का परिचय देकर खुद को और अपने कारवां को बचा लिया था। डाकुओं और सैनिकों के अलावा जंगली जानवरों का भी सामना उन्हें करना पड़ा। एक बार तो भालुओं के एक झुंड ने उन्हें घेर लिया था, पर कारवां का दरवाजा बंद कर और अपने छोटे छिद्रों से भालू की ओर अनगिनत तीर छोड़ने पर भालू परेशान हो गए और भाग खड़े हुए। इतने सारे शूरवीरों का सामना करने के बाद अभिमन्यु को यह समझ में आया कि उच्च स्तर का एक शूरवीर बहुत आसानी से किसी सामान्य सेना की टुकड़ी को परास्त कर सकता है। खैर, मूल रूप से शूरवीर एक बेहद ताकतवर और अद्भुत युद्ध कौशल वाला योद्धा होता है, हालांकि वो अभी भी श्रेष्ठ नहीं है। अभिमन्यु ने निराशा भरी नजरों से खुद को देखा और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि किसी बड़े युद्ध में वो कोई खास योगदान नहीं दे पाएगा और शायद जल्द ही किसी परमवीर या तीरंदाजों के गुटों का शिकार हो जाएगा। मेरे शरीर की स्थिति की जांच करो, अभिमन्यु ने जीरो को आदेश दिया। जांच की जा रही है। पूरा हुआ। अभिमन्यु चौहान, ताकत 2.7, फुर्ती 3.0, सहन शक्ति 1.2। जीरो ने सूचना दी। धिक्कार है, इतने सारे आघातों के कारण मेरी विशेषताएं लगभग आधी हो गई हैं। मुझे अच्छे तरीके से ठीक होने की सख्त जरूरत है, अभिमन्यु ने सोचा। कुछ लोग आगे लड़ रहे हैं, गाड़ियां रोको। करीब आधे घंटे के बाद अभिमन्यु अचानक उठा और चिल्लाया। दूर से आती मंद आवाजों को सुनकर उसने ये अंदाजा लगाया, क्या वो घुड़सवार डाकू है? भवानी सिंह ने अभिमन्यु से पूछा। हाँ, शायद घुड़सवार डाकू ही है, पर मुझे लग रहा है कि वो एक छोटा जत्था है। अभिमन्यु ने सिर हिलाया। मैं अभी जाकर उनसे निपटता हूं। भवानी सिंह ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और कहा, और उसने एक हाथ से अपनी तलवार और एक हाथ से लोहे की चाबुक पकड़ ली। उन्होंने दरवाजा खोला और गाड़ी से बाहर कूद गए। चलो, रास्ता बदल कर यहां से भागते हैं। आगे हमारे साम्राज्य के कुछ रईस डाकुओं से बुरी तरह घिरे हुए हैं और उनके अगले शिकार हम हो सकते हैं। थोड़ी देर बाद भवानी सिंह दौड़ते हुए आए और उन्होंने आगाह किया। अभिमन्यु ने हामी भरी, पर उसे कुछ और आवाजें सुनाई दी और उसने कहा, नहीं, बहुत देर हो चुकी है। उनमें से कुछ घुड़सवार डाकू हमारी तरफ आ रहे हैं। हमारी गाड़ियां उनके घोड़ों की तुलना में बहुत धीमी है और हम उनसे भागकर बच नहीं पाएंगे। हमें युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अभिमन्यु चिल्लाया और जल्दी से उसने अपना चमड़े का कवच पहन लिया। उसने अपनी पीठ पर अपना धनुष भी रखा और गाड़ी से कूदने से पहले अपनी चांदी की तलवार हाथ में ले ली। थोड़े ही समय में उन्हें डाकुओं का एक झुंड हवा में तलवार लहराते हुए उनकी तरफ आते दिखाई दिया। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, अपनी तलवार खींचते ही सेनापति रुद्र चिल्लाया। एक साथ मयानों से तलवारें निकालने की शोर के साथ सभी पहरेदारों ने अपनी तलवारें खींच ली और आने वाली लड़ाई के लिए तैयार हो गए।
अभिमन्यु ने अपना धनुष हाथ में पकड़ते हुए परिस्थिति का ठीक से जायजा लिया। उसके सफेद पंख वाले तीर अब खत्म हो चुके थे और उसके पास यहां वहां मारे गए सैनिकों के पास से जमा किए गए तीर थे। हालांकि वो तीर कम प्रभावशाली थे, पर अच्छी खबर यह थी कि अभिमन्यु ने बहुत अधिक संख्या में तीर जमा कर रखे थे। ज्यादा संख्या में तीर होने के कारण तीर चूकने का कोई खास मलाल उसे नहीं होता और वो एक के बाद एक ज्यादा तीर चला सकता था। साथ ही कुछ सांपों को मारकर उसने उनका जहर भी तीर के सिरों पर लगा दिया था, जिससे वो और अधिक कारगर हो गए थे। क्योंकि अभिमन्यु सबसे अच्छा तीरंदाज था, तो बाकी सैनिकों ने भी अपनी तीरें उसे ही दे दी थी। अभिमन्यु ने एक तीर को अपने धनुष पर साध कर चला दिया। भवानी सिंह कवच पहने हुए अभिमन्यु के ठीक आगे खड़े थे और आसपास चारों तरफ सैनिक खड़े किए गए थे ताकि उनके बेटे पर कोई आंच ना आए और वो निष्कटंक तीर चला सके। अभिमन्यु द्वारा छोड़ी गई तीर एक घुड़सवार के सीने के आर पार हो गई और वो धराशायी होकर घोड़े से गिर पड़ा। अभिमन्यु एक एक करके तीर छोड़ता रहा और उनकी गाड़ी की तरफ आने वाले लगभग 10 डाकुओं को उसने रास्ते में ही खत्म कर दिया। ऐसी हालत देख बचे हुए डाकू डर कर भाग गए, पर रुद्र ने कुछ सैनिकों के साथ उनका पीछा कर उन्हें घेर लिया और उन्हें मारकर उनके घोड़े अपने साथ ले आए। भवानी सिंह उस काफिले के पास पहुंचे जिस पर आक्रमण हुआ था और उन्होंने उनके कारवां पर अपने ही साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह देखा। ये सब जरूर किसी अच्छे कुल के रईस लोग रहे होंगे। वे शाही खून के हैं, इसलिए जब हम अवधपुर पहुंचेंगे तो हमें शायद इनके द्वारा मदद मिल सकती है, अगर हम इन्हें बचा पाए तो। वैसे भी बहुत अधिक डाकू तो है नहीं और सब निम्न स्तर की ताकत रखते हैं। हमारे लिए उन्हें मारकर इन्हें बचाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। भवानी सिंह ने कहा, क्या हमें इनकी मदद करनी है? हम क्यों मदद करें? इस साम्राज्य में शाही खून के बहुत सारे रईस हैं। हमें इन्हें लूटना चाहिए और उसके बाद फिर आगे का सफर जारी रखना चाहिए। अभिमन्यु ने कहा। वो भवानी सिंह की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं लग रहा था। मुझे लगता है हमें जोखिम लेना चाहिए। ये बहुत रईस मालूम पड़ते हैं और हो सकता है अवधपुर में इनकी वजह से हमें अच्छी सहायता मिल जाए। भवानी सिंह ने गहरी आवाज में कहा, हमारे राज्य के शाही और रईस लोगों के अवधपुर के शाही लोगों से बहुत अधिक अच्छे संबंध हैं, क्योंकि दोनों राज्यों के बीच बहुत सारे लोगों के वैवाहिक संबंध हैं। और अगर ये सब अवधपुर के शाही घराने से ताल्लुक रखते हैं तो हमें अवधपुर में अपनी क्षमता के आधार पर सेनापति या उससे उच्च स्थान पर नियुक्त कर लिया जाएगा और यह हमारे और हमारे पूरे परिवार के लिए एक अच्छी शुरुआत होगी। भवानी सिंह ने कहा, पर पिताजी मुझे लगता है कि इन्हें खत्म करके इनके राशन, हथियार और जवाहरात ले लेना चाहिए। अभी हमारे लिए यही ज्यादा फायदेमंद होगा। अभिमन्यु ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और कहा। अभिमन्यु का कारवां उनके कारवां के करीब आ पहुंचा। तब अभिमन्यु ने ठीक से उन रईसों के कारवां को देखा। एक छोटी काली गाड़ी के बगल में 2 हथियारों से सुसज्जित बख्तरबंद शूरवीर थे, जो अपने पीछे गाड़ी में एक नौजवान युवक की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे और आसपास डाकुओं द्वारा मारे गए कुछ सैनिकों की लाशें बिखरी हुई थी। उन दोनों योद्धाओं ने सुनहरे रंग के कवच पहने हुए थे और देखने में उच्च स्तर के शूरवीर नजर आ रहे थे। उनकी तलवार तो चमकदार थी, लेकिन वास्तविक मुकाबले में उनका तलवार कौशल बहुत प्रभावी नहीं था। दोनों को बहुत पसीना आ रहा था। ऐसा दिख रहा था कि डाकुओं ने इनकी हालत बेहाल कर दी थी। जिस व्यक्ति की रक्षा की जा रही थी उसके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। उसने आलीशान और रईस कपड़े पहने हुए थे। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक उच्च वर्ग का कुलीन और बहुत ही अमीर परिवार का बच्चा हो। तभी अचानक लगभग 20 घुड़सवार डाकुओं के झुंड ने काफिले पर हमला किया। अभिमन्यु ने अपना धनुष थाम लिया और तरकश से तीर निकालकर एक के बाद एक 3 डाकुओं को धराशायी कर दिया। शायद 2 उन शूरवीरों द्वारा मारे गए थे। सेनापति रुद्र भवानी सिंह के साथ दौड़ते हुए आए और 5 को देखते ही देखते धूल चटा दी। भगदड़ शुरू हो गई।
डाकुओं को इस तरह से प्रत्युत्तर की उम्मीद नहीं थी। डाकुओं के प्रमुख ने, जो कि एक उच्च स्तर का शूरवीर था, भवानी सिंह पर तलवार से आक्रमण किया। लेकिन भवानी सिंह ने वार को रोक लिया। अभिमन्यु ने एक तीर अपने पिताजी से लड़ रहे डाकू की ओर चला दी, पर वो बच गया और खुद को बुरी तरह से घिरा देख भागने लगा। भवानी सिंह ने जोर की छलांग लगाकर घोड़े पर भाग रहे उस डाकू पर तलवार से वार किया और उसका सिर धड़ से अलग हो नीचे झाड़ी में जा गिरा। और बाकी डाकू ये मंजर देखकर यहां वहां भागने लगे। अभिमन्यु ने तीर के सहारे उनमें से ज्यादातर को मारने में कामयाबी हासिल की, पर कुछ फिर भी भाग निकले। सभी डाकुओं के भाग जाने के बाद वो दोनों शूरवीर भवानी सिंह की ओर आए। ये साम्राज्य के सबसे रईस व्यक्ति धनीराम के इकलौते पुत्र तथा अवधपुर के महाराज के भांजे सुभाष चौधरी हैं और हम इनके रक्षक हैं। एक शूरवीर ने आगे से कहा। पीछे की गाड़ी से वो युवक अपने कपड़े ठीक करते हुए उतरा। उसके चेहरे से उपहास और अभिमान साफ झलक रहा था। उसे देख अभिमन्यु को वो समय याद आ गया जब वो खुद भी इसी तरह का कमजोर और विलासिता में लिप्त एक प्लेबॉय हुआ करता था। अगर अभिमन्यु का कारवां इस समय यहां से ना गुजरा होता तो इसकी मृत्यु निश्चित थी, पर फिर भी उसके घमंड में कोई कमी नहीं हुई। अगर भवानी सिंह के आदेश का प्रश्न ना होता तो अभिमन्यु से लूटकर मार देना ही ज्यादा उचित समझ रहा था, पर उसके पिता कुछ कह रहे हैं तो उन्होंने अवश्य ही कुछ सोचा होगा। भवानी सिंह को युद्ध के साथ साथ राजनीति का भी बहुत अच्छा ज्ञान था और वे कुछ भी करने से पहले उसके परिणामों को ध्यान से सोचते थे और तभी कदम उठाते थे। पर गर्म खून होने के कारण अभिमन्यु बिल्कुल इसके उलट था। वो भावनाओं में बहकर सारी कार्रवाई करता था। कृतज्ञता की जगह इस युवक का घमंड दिखाना अभिमन्यु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, पर वो चुप रहा। भवानी सिंह खुश थे क्योंकि ये उनके राज्य के सबसे अमीर व्यक्ति का बेटा था और अवधपुर में भी इसके अच्छे संबंध थे, तो अवश्य ही वहां पहुंचकर इसकी वजह से उन्हें काफी मदद मिल जाएगी। इसलिए वो इसे काफी इज्जत देने के भाव में लग रहे थे। सुभाष चौहान का हमारे समूह में स्वागत है। हम आपके उपस्थिति मात्र से धन्य हो गए हैं। भवानी सिंह ने आगे बढ़कर सुभाष का अभिवादन किया। अभिमन्यु मुस्कुराया और ना चाहते हुए भी उसने अपने पिता का अनुसरण किया और सुभाष का अभिवादन किया। भवानी सिंह की सेना के बाकी लोगों ने भी सुभाष को उचित आदर दिया। किसी ने सिर झुकाया, कोई घुटनों पर बैठ गया और किसी ने तलवार खींचकर अभिवादन किया। भवानी चौहान जी, मेरी रक्षा के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और अगर कभी भविष्य में मैं आपके किसी काम आ सका तो मुझे बहुत खुशी होगी। विशिष्ट तरह के आलीशान कपड़े पहने उस युवक ने सैनिकों को नजरअंदाज किया और सीधा भवानी सिंह से कहा, सुभाष चौधरी, अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं पूछना चाहूंगा कि आप कहां और किस दिशा में जा रहे हैं? भवानी सिंह ने अपनी कमर सीधी करते हुए पूछा। सुभाष चौधरी ने उत्तर देने से पहले कुछ सेकंड के लिए अपने रक्षकों की तरफ देखा। वो निश्चय नहीं कर पा रहा था कि भवानी के सवाल का उत्तर दे या ना दे। जैसा कि हमारे साम्राज्य की हालत बहुत खराब है और वहां बाहरी आक्रांताओं का हमला हो चुका है, तो हम अवधपुर में सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। अवधपुर के गवर्नर मेरे पिता के बहुत अच्छे मित्र हैं और हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। सुभाष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने भवानी सिंह से थोड़ी दूरी बनाई रखी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका ओहदा ज्यादा ऊपर है और भवानी सिंह उससे कुछ मांगना चाहते हैं। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम भी अवधपुर ही जा रहे हैं और आप चाहें तो हमारे कारवां से जुड़ना स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि हम इकट्ठा ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। भवानी सिंह खुश थे, पर उन्होंने अपनी खुशी को अपने चेहरे पर झलकने नहीं दिया। सुभाष मन ही मन उत्साहित महसूस कर रहा था क्योंकि वो भी यही चाहता था। जब से उसने भवानी सिंह और उसके गिरोह की अद्भुत ताकत और युद्ध क्षमता देखी थी, ये ऐसा था
जैसे भवानी सिंह ने उसकी मुंह की बात छीन ली हो। पर उसने फिर से कृतज्ञता की जगह घमंड को चुना और उसी स्वर में कहा, ठीक है, वैसे तो मैं अपने पिता के काफिले में जाकर जुड़ने वाला था, लेकिन जैसा कि अब आपने पूछ लिया है तो मैं आपका निमंत्रण अस्वीकार नहीं कर सकता। इतना सुनकर अभिमन्यु अपने पिता के कान में कुछ फुसफुसाया। कैसा बेवकूफ लोमड़ी है, अगर ये अपने पिता के कारवां में शामिल हो सकते तो किसी अनजान अपने से कम स्तर के समूह के साथ जाना स्वीकार क्यों करते? जाहिर सी बात है, इसने अपने पिता से संपर्क खो दिया है। ये गधा कम से कम बेहतर बहाना तो ढूंढ लेता। इतना सुनकर भवानी सिंह ने आंखों ही आंखों में अभिमन्यु को कुछ ना कहने और करने का इशारा किया। क्या ये नौजवान सचमुच भवानी सिंह और अभिमन्यु के किसी काम आ पाएगा या उन्हें और मुसीबत में फंसा देगा? अब क्या होगा आगे?